जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। आज के सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने आज सुना दिया है और उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति को 370 अनुच्छेद हटाने का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये एक अस्थायी व्यवस्था थी और केंद्र सरकार का फैसला संविधान के दायरे में माना गया है। यानी अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये सही है। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आ गया है और इसको हटाना संवैधानिक तौर पर वैध माना गया है। केंद्र सरकार का फैसला संविधान के दायरे में है, यह सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने निर्णय में कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने अनुच्छेद 370 पर निर्णय देते हुए यह भी कहा है कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। तो ये एक बड़ा फैसला आज जम्मू कश्मीर पर आ गया है। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाया गया था। 370 हटाने पर केंद्र सरकार की यह बड़ी जीत हुई है कि अनुच्छेद 370 अस्थायी प्रावधान था, ऐसा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है। इसलिए 370 हटाने का केंद्र सरकार का निर्णय सही था। ये केंद्र सरकार की एक बड़ी जीत मानी जा रही है। जम्मू कश्मीर दूसरे राज्यों से अलग नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आज अपने निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हम 370 को निरस्त करने के फैसले को सही मानते हैं। ये ऐतिहासिक फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना सुनाया है और जम्मू एंड कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द बहाल हो, ये सुप्रीम कोर्ट का आज के निर्णय में भी कहना है। 370 हटाने का निर्णय आज आ गया है और ये केंद्र सरकार की बड़ी जीत हुई है। 5 अगस्त 2019 को संसद के फैसले पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि संसद के उस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी आज अपनी मोहर लगा दी है। यानी 5 अगस्त 2019 के संसद का फैसला सही फैसला था, सही निर्णय था। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। इसके बाद उन्होंने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्र से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्यपाल ने उनको मुख्यमंत्री नियुक्त कर मंत्रिमंडल गठन के लिए आमंत्रित किया है। साय अस्थायी मुख्यमंत्री निवास पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में 13 दिसंबर तक शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री तय होने की बारी अब मध्य प्रदेश और राजस्थान की है। संभावना यह है कि आज मध्य प्रदेश और कल राजस्थान में नए मुख्यमंत्री की घोषणा हो जाएगी। मध्य प्रदेश में आज शाम 4 बजे बैठक में विधायक दल के नेता का चुनाव हो सकता है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने अपनी पार्टी को चलाने और राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए भतीजे आकाश आनंद पर भरोसा जताया है। कल बहुजन समाज पार्टी के अखिल भारतीय पदाधिकारियों की बैठक में मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। उन्होंने कहा, मेरे न रहने पर आकाश पार्टी की कमान संभालेंगे। आकाश फिलहाल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर पूरे देश में बसपा की कमान संभालेंगे। बसपा में 22 वर्षों बाद शीर्ष स्तर पर यह अहम फैसला लिया गया है। बसपा संस्थापक काशीराम ने 15 सितंबर 2001 को लखनऊ की एक रैली में
मायावती को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। केंद्र सरकार ने केंद्रीय रेल, कोयला एवं खान मंत्री राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे ने कहा है कि 2014 के बाद रेल सुविधाओं में बड़ा काम हुआ है, बल्कि कायाकल्प हो गया है। कोयला और डीजल की खपत घटकर इस माह तक पूरे देश की रेल लाइन के विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो जाएगा। ओवरब्रिज और सौंदर्यीकरण के कार्यों का शिलान्यास करने के बाद रेल राज्य मंत्री ने कल मां बिल्हा देवी धाम रेलवे स्टेशन परिसर में आयोजित समारोह को संबोधित किया। दानवे ने कहा कि 2014 से पहले रेलवे में क्या था, अब क्या है, यह विचार करने वाली बात है। उन्होंने कल प्रतापगढ़ में यह बात कहते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल बजट अलग से जारी करने की प्रथा बंद कर दी है। पहले जहां रेलवे को 1109 करोड़ रुपए दिए जाते थे, वहीं अब 7,187 करोड़ का बजट जारी किया गया। सरकार ने अब तक 2,40,000 करोड़ रुपए का बजट रेलवे को दिया है। इसी माह तक पूरे देश की रेल लाइन का विद्युतीकरण पूरा हो जाएगा। अमृत भारत योजना में देश के 1308 रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जा रहा है। 508 का शुभारंभ भी हो चुका है। इसमें हरदोई रेलवे स्टेशन भी शामिल है। केंद्र सरकार ने सभी ट्रकों में चालक के लिए वातानुकूलित एसी केबिन अनिवार्य कर दिया है। सड़क परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना जारी हो गई है, जिसमें कहा गया है 1 अक्टूबर 2025 या उसके बाद बने सभी N2 और N3 श्रेणी के ट्रकों में केबिन के लिए एसी जरूरी होना चाहिए। ट्रक निर्माता कंपनियों को स्वयं एसी लगाना होगा। 2020 में 10 राज्यों में हुए सर्वे में चालकों में से आधे से ज़्यादा ने कहा था कि वे थकान या नींद महसूस होने पर भी ट्रक चलाते हैं। अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर मौसम को लेकर के दिल्ली और उत्तर प्रदेश में अब पारा नीचे जा सकता है। जम्मू कश्मीर में पारा लगातार शून्य से नीचे बने रहने और अन्य पहाड़ी राज्यों में हिमपात के चलते उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में आने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार रात में तापमान घटने और पछुआ हवाओं की वजह से अगले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश, दिल्ली में ज़्यादा सर्दी पड़ सकती है। साथ ही अगले 2 दिन 8 राज्यों में कोहरा भी हो सकता है। दिल्ली में 12 साल बाद 10 दिसंबर सबसे ठंडा दिन रहा। इससे पहले 2011 में 10 दिसंबर को दिल्ली का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। कल दिन में तापमान 23.4 डिग्री रहा, जो सामान्य से 1 डिग्री अधिक था। उत्तर प्रदेश में भी पारे में गिरावट के साथ ही सर्दियों के बढ़ने का अब दौर शुरू हो गया है। हवाएं भी अपने तेवर दिखाने लगी हैं। प्रदेश में रातें सर्द होने लगी हैं और 48 घंटे में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री की गिरावट आई है। बरेली में कल रात का पारा सबसे कम 7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। यह सिलसिला अब जारी रहने का आसार है। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष में श्री अन्न को बढ़ावा दे रही उत्तर प्रदेश की सरकार इसके बीज उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण और स्टोर खोलने तक भारी भरकम सब्सिडी दे रही है। उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के तहत अनुदान का लाभ प्राप्त करने के लिए कृषि उत्पादक संगठन FPO, व्यक्तिगत किसान व उद्यमी आज से ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। बीज उत्पादन के लिए सीड मनी, मिलेट्स प्रसंस्करण, पैकिंग, सह विपणन केंद्र, मिलेट्स मोबाइल आउटलेट और मिलेट्स स्टोर की स्थापना के लिए 16 दिसंबर तक कृषि विभाग की वेबसाइट agriculture.up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन दिया जा सकता है। हालांकि FPO, किसान व उद्यमी इनमें से किसी एक ही श्रेणी के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रत्येक FPO को 4 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। मोबाइल आउटलेट के लिए अधिकतम 10 लाख एवं स्टोर के लिए अधिकतम 20 लाख रुपए का अनुदान प्राप्त हो सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि किराएदार अथवा अदालत को यह तय करने का अधिकार नहीं है कि मकान मालिक को कैसे और किस तरीके से रहना चाहिए। मकान मालिक को संपत्ति के लाभकारी उपयोग से
कोई नहीं रोक सकता। हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी किराया नियंत्रण कानून के अंतर्गत जारी किराएदार की बेदखली आदेश को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई करते हुए की है। कोर्ट ने कहा है कि मकान मालिक की उसकी संपत्ति के लाभकारी उपभोग के अधिकार से रोकने का कोई कानूनी उपबंध नहीं है। न्यायमूर्ति आलोक माथुर ने कहा है कि मकान मालिक को यह निर्धारित करने का पूरा अधिकार है कि वह कैसे और किस तरीके से रहेगा। अदालत अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा उसे निर्देशित, नियंत्रित या प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। आने वाले दिनों में जमीन के नीचे लगातार गिरते पानी के स्तर को लेकर एक बड़ी चिंता व्यक्त की जा रही है। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण की ओर से राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी में दाखिल एक रिपोर्ट में भूजल दोहन को लेकर उत्तरी राज्यों में स्थिति बेहद गंभीर बताई गई है। रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए एनजीटी ने केंद्र सरकार और 9 राज्यों को नोटिस जारी कर यह बताने को कहा है कि भूजल दोहन रोकने के किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पंजाब में सालाना रिचार्ज कम हुआ है जबकि दोहन बढ़ा है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में 15,263 वर्ग किलोमीटर में अधिक दोहन हुआ है और जबकि 12,743 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में गंभीर श्रेणी में है और 51,240 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अर्ध गंभीर श्रेणी में है। यानी कि जल दोहन की स्थिति लगातार गंभीर होती चली जा रही है और पानी का लगातार स्तर गिरने के कारण लोगों को अपने हैंडपाइप का पानी कम मिल पा रहा है। साथ ही साथ खेती में भी पानी की समस्या आने वाले दिनों में बन सकती है। इसीलिए जल के रिचार्ज के लिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा। सरकार ने टीबी मरीजों को पोषण के लिए मिलने वाली 500 रुपये प्रति माह की धनराशि का भुगतान 15 दिसंबर तक करने के निर्देश जारी किए हैं। मरीजों को प्रथम किस्त के रूप में 1,000 रुपये मिलेंगे। निक्षय पोषण योजना के तहत करीब 1.47 लाख टीबी मरीजों के खाते में प्रथम किस्त भेजी जानी है। महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डॉक्टर दीपा त्यागी ने सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और जिला क्षय रोग अधिकारियों को निर्देशित किया है कि टीबी मरीजों की जांच में तेजी लाई जाए। साथ ही छूटे हुए मरीजों को निक्षय पोर्टल से जोड़ा भी जाए। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लगातार कार्यक्रम हरदोई जिले में हो रहे हैं और इसमें सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया जा रहा है। कल इसी के तहत बावन, सुरसा व शाहाबाद के कई गांवों में कार्यक्रम हुए। बावन के तत्योरा में राज्य मंत्री ने ड्रोन के माध्यम से नैनो यूरिया डीएपी के छिड़काव को देखा। बावन के तत्योरा में आबकारी एवं मद्य निषेध राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नितिन अग्रवाल ने संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में कहा कि सरकार ने समाज के अंतिम पायदान तक पात्रों को लाभान्वित किए जाने का काम किया है। इसी तरीके से शाहाबाद के मिठनापुर व मियापुर गांव में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने पहुंचकर सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हार पर ईवीएम का रोना रोती है। उन्होंने उपलब्धियों को बताते हुए कहा कि सरकार आपके दरवाजे पर पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ दे रही है। इस अवसर पर शाहाबाद के ब्लॉक प्रमुख त्रिपुरेश मिश्रा और सीएससी अधीक्षक तथा प्रधान शरद सिंह भी ग्रामीणों के साथ उपस्थित रहे। सुरसा के तंदुवल और कमरौली में संसद सदस्य जयप्रकाश ने कहा कि सरकार ने सभी पात्रों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम किया है। बावन के बाजपुर नकटोरा में विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू व अन्य लोगों ने गोद भराई की रस्म पूरी कराई। कल सीएस नेहरू डिग्री कॉलेज सभागार में विश्व मानवाधिकार दिवस पर विचार गोष्ठी आयोजित की गई। इसमें कहा गया कि राष्ट्र का अधिकारी मानवाधिकार से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लखनऊ विश्वविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान विभाग के वरिष्ठ प्राचार्य आचार्य प्रोफेसर संजय गुप्ता ने कहा कि समानता, स्वतंत्रता व जीवन जीने की आज़ादी जैसे विभिन्न नैसर्गिक अधिकार मानव को मिले हुए हैं, किंतु आज विश्व में विभिन्न तानाशाही शक्तियों द्वारा मानव अधिकारों को कुचला जा रहा है। अधिवक्ता अभय शंकर गौड़ ने इस अवसर पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निरंतर पाबंदी लगाने को गलत बताया। हरदोई जिले की गल्ला मंडी में कल
एक धान खरीदने वाले व्यापारी की दुकान में आग लग गई। फर्म में रखे धान खरीदने के लिए 37 लाख से अधिक के खाली बोरों का बंडल जलकर राख हो गया। कड़ी मेहनत के बाद दमकल विभाग ने 7 घंटे में आग पर काबू पाया। अन्य दुकानें सुरक्षित रहीं। रात में फर्म की दुकान के पीछे पड़े कूड़े के ढेर में अज्ञात कारणों से आग लग गई। धीरे धीरे इस आग ने गोदाम को अपने चपेट में ले लिया। गोदाम में रखे अधिक खाली बोरों के बंडल में आग की लपटें निकलने लग गईं, जो सुबह 4 बजे तक मंडी में मौजूद लोगों ने देखी और उसके बाद में दमकल विभाग को इसकी खबर दी गई। हरदोई जिले के पिहानी कस्बे में मुख्य मार्ग पर जगह जगह मोरंग, गिट्टी और बालू के ढेर दुर्घटनाओं को दावत दे रहे हैं। इसी प्रकार से हरदोई शहर में भी कई स्थानों पर मंडी की सड़क, लखनऊ रोड तथा पिहानी रोड इत्यादि पर कई स्थानों पर मोरंग, गिट्टी और बालू के ढेर लगे हैं, जिससे आवागमन में असुविधा हो रही है। नगर पालिका की ओर से नुमाइश चौराहा, सोल्जर बोर्ड चौराहा, रेलवेगंज समेत अन्य जगहों पर सार्वजनिक सुलभ शौचालय तो इस समय बनवाए हुए हैं, लेकिन इनमें नियमित सफाई न होने पर लोग इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। नुमाइश चौराहे पर पुलिस बूथ के निकट एक सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है, लेकिन वहां पर भी और रेलवेगंज में भी गंदगी का आलम लगातार बना रहता है। हरदोई के जिला अस्पताल में 3 वर्ष से धूल खा रहे वेंटिलेटरों को अब चलने की उम्मीद जाग रही है। टेक्नीशियन की तैनाती न होने से नर्सिंग स्टाफ को इसका प्रशिक्षण देकर वेंटिलेटर को सक्रिय किया जाएगा। कोरोना काल में जिला अस्पताल में 50 वेंटिलेटर आए थे, जिन्हें सर्जिकल वार्ड में बंद कर दिया गया। टेक्नीशियन न होने की बात से वेंटिलेटर के संचालन नहीं हो पा रहा है, लेकिन अब इसके संचालन की एक उम्मीद जागी है। ऑनलाइन लोन देने वालों पर अब सरकार अपना शिकंजा कसेगी। वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए कर्ज देने वाली एजेंसियों, वेब एग्रीगेटर्स को नियमों के दायरे में लाने की पूर्व में कई कोशिशें की गईं। अभी भी कुछ एजेंसियां बाजार में मौजूद हैं जो नियामक एजेंसियों की आंख में धूल झोंककर नियमों की खामियां निकालकर लोन बांट रही हैं। लेकिन ज़्यादा दिनों तक ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि सरकार अब इस मामले में काफ़ी सजग हो गई है। आरबीआई ने लोन उत्पादन बेचने वाले वेब एग्रीगेटर्स के नियमन को लेकर एक विस्तृत दिशा निर्देश जारी करने की तैयारी की है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार भी ऐसे कानूनी प्रावधान लाने की तैयारी कर रही है, जिससे बगैर लाइसेंस के कोई एजेंसी या कंपनी किसी भी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके वित्तीय सेवाएं नहीं दे सकेगी। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से अक्टूबर के दौरान बिजली की खपत में 9% की वृद्धि दर्ज की गई है। बिजली यूनिटों की खपत अब बढ़ी है। इससे पता चलता है कि देश में आर्थिक गतिविधियों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बिजली मंत्रालय के अनुसार अप्रैल-नवंबर 2022 के दौरान 1010 अरब यूनिट बिजली की खपत हुई थी, जो अब 2021 की समान अवधि की 916 अरब यूनिट से ज़्यादा थी। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौर से आज की हलचल।